नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं बिहार ऑल एग्ज़ाम, ठीक है। और स्पार्क के द्वारा जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त बुक निकाला गया है। 2025 और 26 में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं बिहार का, वो सारे एग्ज़ाम का जो है एक प्रैक्टिस सेट बना करके, यानी 25 प्रैक्टिस सेट बना करके इन्होंने एक बुक को डिज़ाइन कर दिया है, जो कि आपको 72वीं बीपीएससी के लिए, ट्रिप 4 के लिए और ख़ास करके एईडीओ के लिए, यानी अभी जो शुरुआती आपका जो एग्ज़ाम है बिहार में एईडीओ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बुक होगा। क्यों होगा ज़बरदस्त बुक, आइए हम लोग इसको आगे भी बात करते हैं। पहले इसका विषय सूची देखें। तो विषय सूची में आप देख सकते हैं बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग यानी 17वीं का जो परीक्षा हुआ था 4/1/2025 को, उसका भी जो है यहाँ पे प्रश्न पत्र दे दिया गया है। और उसके बाद बीपीएससी प्रणाली विश्लेषक का भी यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद जो है बीपीएससी वन्य प्रयोगशाला सहायक का दे दिया है। यानी इसी तरह जो है देखते जाएंगे आप, तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार पुलिस आवर सेवा आयोग का भी आपको प्रश्न पत्र यहाँ पे दे दिया गया है। और ख़ास करके 18/1 यानी 2026 में जो पेपर हुआ था आपका दरोगा का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दरोगा का भी जो है आपको जितने भी प्रश्न हुए हैं उनका जो है आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट दे दिया है और हू बहू आपको मिलेगा। तो आइए देखते हैं इसको, हमको क्यों जो है इसको रिवाइज़ करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों इसको रिवाइज़ करने से आपको दो फ़ायदा होगा। पहले तो आपका जीके जीएस जो है आप निर्धारित कर लेंगे कि कैसे जो है क्वेश्चन आ रहा है। और दूसरी चीज़ करेंट का, यानी 2025 का ही इसमें जो है करंट पूछा गया होगा, तो करंट भी यहाँ से आपका कंप्लीट होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आप एईडीओ का जो है तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आप जो है मार्केट से ले सकते हैं। अगर नहीं ले सकते हैं तो इसका पीडीएफ आप लोगों को जो है टेलीग्राम पे दिया जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े रहिए। तो आइए हम लोग आज जो स्टार्ट करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं बिहार दरोगा का ही। बिहार दरोगा का जो कि 18/1/2026 को जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, उसी का जो है प्रथम पाली का प्रश्न पत्र हम लोग देखते हैं। आप पूरा डिटेल से देखेंगे दोस्तों, इसमें जो डिटेल दिया हुआ है आपको इम्पोर्टेंट रहेगा, उससे जो है 2-4 प्रश्न और भी आपको तैयार हो जाएगा। तो आइए जो है हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 18/1/2026 को जो प्रथम पाली में जो प्रश्न आया हुआ है, हू बहू वही प्रश्न आप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित गतिविधियों को देखें, प्रत्येक गतिविधियों को चिन्हित करें कि कार्य किया गया है या नहीं। तो ध्यान रखेंगे कार्य किया गया है या नहीं। पहला ऑप्शन दिया है, एक गदहा अपनी पीठ पर भार ढो रहा है, एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, खाद्यान्न को सूर्य के प्रकाश में सुखाया जा रहा है। तो इस पर आपको बताना है कि कार्य किया गया है या नहीं। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आप ऑप्शन देखें तो इसका बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। कार्य नहीं किया गया है, किसी भी स्थिति में कार्य नहीं किया गया है, कार्य नहीं किया गया, तीनों अवस्था में कार्य नहीं किया गया है। आइए अब हम लोग इसका जो है डिटेल देखते हैं। तो बी आंसर हो गया। डिटेल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, भौतिकी के नियम के अनुसार कार्य तब माना जाता है जब किसी वस्तु पर बल लगे और वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो। गधे द्वारा भार ढोने के मामले में भार का बल नीचे की ओर है और विस्थापन आगे की ओर, जिससे उनके बीच 90 डिग्री का कोण बनता है और परिणाम कार्य शून्य होता है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक प्रक्रिया है और अनाज सुखाना एक ऊष्मीय प्रक्रिया है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इन दोनों में कोई यांत्रिक विस्थापन नहीं होता, इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि से यहाँ कार्य नहीं किया गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं। यह अभिकथन ए और कारण आर दो कथन दिया गया है, ठीक है। अभिकथन आपको है, अभिक्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विलयन अथवा गलत अवस्था से विस्थापित कर सकती है। कारण आर दिया है आपका, सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती, सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता जो है समान नहीं होती। तो इसमें आपको बताना है
कौन सा सही होगा? तो दूसरा का जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी, यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए सही का स्पष्टीकरण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। अधिक सक्रिय धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है, क्योंकि सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता भिन्न भिन्न होती है। इस प्रक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, जहां सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातु नीचे वाले धातु को हटा देता है। अतः अभिकथन ए तथा कारण दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर, दो कथन दिया हुआ है, यहाँ भी लंबा लंबा थोड़ा क्वेश्चन है तो थोड़ा जूम तो करना ही पड़ेगा, तो आप लोग डिस्टर्ब महसूस मत करिएगा। तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ भी अभिकथन ये हम लोग सीधे देखते हैं। अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है, यानी अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है। कारण आर दिया है। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का प्रकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए कथन सही है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का जो है सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर, सॉरी इसका डिटेल देख लेते हैं एक बार। अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु को ध्रुव पी और मुख्य फोकस एफ के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी और सीधा बनता है। ध्यान रखेंगे, प्रतिबिंब जो है आभासी और सीधा बनता है, जबकि अन्य सभी स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है। तो ध्यान रखेंगे, सिर्फ एक ही अवस्था में जो है प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। कब? जब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में कोई वस्तु को रखते हैं तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। बाकी सभी स्थितियों में जो है प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है। इस प्रकार अभिकथन ए सत्य है, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकता है, और कारण आर भी सत्य है, क्योंकि प्रतिबिंब की प्राकृतिक पूर्णतः वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। अतः सही उत्तर ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे जो है आपको रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है। ठीक है, तो लेड का दिया हुआ यहाँ पे लेड नाइट्रेट, ठीक है, और हीट गर्म करने के बाद जो है इसको संतुलित करना है। और यहाँ पे ऑप्शन में दिया है ए, बी, सी और डी के मान क्रमशः हैं, यानी ए और बी और सी और डी के मान क्रमशः हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग संतुलित कर लीजिएगा, संतुलित करना आसान है। यहाँ पे हम लोग इसका डिटेल थोड़ा सा देख लेते हैं। लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन को संतुलित करने पर समीकरण 2Pb NO3 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2 प्राप्त होता है, जहाँ ABCD के मान क्रमशः 2, 2, 4, 1 हैं। इस अभिक्रिया में लेड नाइट्रेट के सफ़ेद क्रिस्टल गर्म होने पर पीले लेड ऑक्साइड बदल जाते हैं और भूरे रंग का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग का निष्कर्ष नहीं है? तो प्रकीर्णन का प्रयोग का निष्कर्ष नहीं है पूछा है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है ए, नाभिक के भीतर का अधिकतर भाग खाली है। ठीक है, तो नाभिक के भीतर नहीं, परमाणु के हो जाएगा, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यही जो है आपको गलत है, नाभिक दिया है वहाँ पे परमाणु हो जाएगा। बाकी जो सही उसको देख ले। परमाणु का धनावेशित भाग बहुत कम होता है। सोने के परमाणु का पूर्ण द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से लगभग 10⁵ गुना होता है। ठीक है, आइए इसका हम लोग डिटेल देख लेते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग का सही निष्कर्ष यह था कि परमाणु, नाभिक नहीं, यहाँ पे दिया है देख लीजिए, नाभिक नहीं, का अधिकतर भाग खाली होता है, जिससे अधिकांश कण सीधे निकल गए थे। प्रयोग ने यह भी सिद्ध किया कि धनावेशित भाग यानी नाभिक जो है धनावेशित भाग बहुत कम आयतन घेरता है और परमाणु का लगभग पूर्ण द्रव्यमान वहीं केंद्रित होता है।
परमाणु की त्रिज्या नाभिक की तुलना में 10⁵ गुना बड़ा होता है, यानी परमाणु की त्रिज्या जो है नाभिक की तुलना में 10⁵ गुना बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं 6 नंबर। सूची 1 और सूची 2 को जो है सम्मिलित करना है, तो आइए इसको जो है सम्मिलित किया जाए। दिया है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन दिया है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपको सिनकोना हो जाएगा। सिनकोना जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। उसके बाद जो है पर्णपाती वन, पर्णपाती वन, तो ये हो जाएगा आपको सागवान हो जाएगा। पर्णपाती वन क्या हो जाएगा, तो सागवान हो जाएगा। उसके बाद मैंग्रोवा वन दिया है, तो सुंदरी वन हो जाएगा, मैंग्रोवा वन, सुंदरी वन। और उसके बाद जो है पर्वतीय वन, पर्वतीय वन क्या हो जाएगा, तो सिल्वर फर हो जाएगा, सिल्वर फर हो जाएगा, पर्वतीय वन सिल्वर फर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा, आमने सामने जो है इसका सही हो जाएगा। अब आइए थोड़ा इसका डिटेल कारण देखा जाए। तो भारत की वनस्पति के अनुसार सिनकोना उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में, सागवान पर्णपाती वनों में और सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वनों में और सिल्वर फर पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। सदाबहार वन अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं, जबकि पर्णपाती वन मानसूनी जलवायु की विशेषता है। सुंदरी वृक्षों के कारण ही गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को सुंदरवन कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर देखते हैं, ठीक है। आंसर आप लोग को दिख जा रहा है, थोड़ा सा अपना दिमाग पे भी जोर डालिएगा, ठीक है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर पूछा है। तो बिहार राज्य की साक्षरता दर क्या है, तो 61.8% है, 61.8% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सॉरी इसका डिटेल देख लिया जाए तो 2-3 प्रश्न यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.8 है, जो देश में सबसे कम थी, ठीक है, जो देश में जो है सबसे कम थी। पुरुष में जो है 71.2 था और महिला में 51.5 था। तो ध्यान रखेंगे बिहार का पुरुष का जो है 71.2 और महिला का 51.5। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी, तो 74.04%, जिसमें पुरुषों का जो है 82.14% और महिलाओं का 65.46%। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है, तो केरल है, जिसकी साक्षरता दर जो है 94% है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे अभिकथन दिया हुआ है और कारण। तो अभिकथन हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं। हरियाणा तथा पंजाब में चावल एक व्यापारिक फसल है, किंतु उड़ीसा तथा बिहार में यह एक निर्वाह फसल है। तो ये बिल्कुल सही है। कारण दिया है, निर्वाह फसल मुख्य रूप से एक किसान और उनके परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई अधिशेष नहीं होता। तो ये भी सही है और उसका व्याख्या भी कर रहा है, तो ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसका डिटेल, ठीक है। तो इसका डिटेल यहाँ पे दिया है। पंजाब हरियाणा में आधुनिक तकनीकों के कारण चावल कैश क्रॉप, ध्यान रखेंगे कैश क्रॉप को क्या बोला जाता है, व्यापारिक फसल है, जबकि बिहार और उड़ीसा में यह जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन है, क्योंकि निर्वाह कृषि का लक्ष्य बाजार में बेचना नहीं है बल्कि परिवार को पेट भरना होता है। पंजाब का किसान चावल बेचकर गाड़ी खरीदता है, तो बिहार उड़ीसा का किसान इसे बेचकर साल भर का राशन सुनिश्चित करता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। सॉरी आंसर दिख जा रहा है, तो थोड़ा मैं आंसर छिपाने का कोशिश करूँगा, आप लोग थोड़ा दिमाग पे अपना जोर डालिएगा। हाजीपुर बिहार में जो नदी गंगा में मिलती है वह है, तो गंडक नदी है, और हाजीपुर में जो है गंडक नदी जो है मिलती है, और मेला भी यहाँ पे जो होता है, ठीक है। तो आइए इसका डिटेल, सोनपुर मेला। तो हाजीपुर शहर मुख्य रूप से गंडक नदी के तट पर स्थित है। यहीं के पास सोनपुर में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। बूढ़ी गंडक के तट पर खगड़िया शहर स्थित है। कोसी जो नदी है, ध्यान रखेंगे,
कुर्सेला में गंगा से मिलती है, कुर्सेला में गंगा से मिलती है। हाजीपुर वैशाली जिला का मुख्यालय है, हाजीपुर जो है वैशाली जिला का मुख्यालय है, जो अपने चिनिया खेलों के लिए मशहूर है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है। कौन सा कथन बताना है कि असत्य नहीं है। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 8वां स्थान है, तो 8वां नहीं 7वां स्थान है, ध्यान रखेंगे। और 8वां स्थान जो है अर्जेंटीना का है। और बी ऑप्शन है, भारत के उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार में 281 किलोमीटर का अंतर है, तो ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखेंगे। उत्तर पश्चिम से पूर्व पश्चिम में 281 किलोमीटर का अंतर है, ये सही है। भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, ये गलत है। भारत के क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से 10.41% है, तो ये भी गलत है। तो सही कौन है, तो सिर्फ बी सही है। आइए इसका हम लोग डिटेल देखते हैं। तो भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार यानी 3214 किलोमीटर और पूर्व पश्चिम का विस्तार 2933 किलोमीटर है, जिसका अंतर क्या है, तो 281 है किलोमीटर है। भारत क्षेत्रफल में विश्व का 7वां स्थान है, जो विश्व की भूमि का क्षेत्रफल की मात्रा क्या है, तो 10.42% है। और भारत का तट रेखा कितना है, तो 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, अभी नया भी आ चुका है, तो उसको भी ध्यान में दीजिएगा, करेंट में ज़रूर वो पूछेगा क्वेश्चन। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है सम्मिलित नहीं है दिया है। तो भद्रावती कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। भद्रावती जो है कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। उसके बाद भिलाई दिया है मध्य प्रदेश में, तो ये गलत है। भिलाई मध्य प्रदेश में नहीं है, भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, नेक्स्ट है बोकारो झारखंड में, ये सही है। राउरकेला कहाँ है, तो उड़ीसा में, ये भी सही है। तो ध्यान रखेंगे भिलाई कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, आइए इसका डिटेल हम लोग देख लेते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थित है। इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के सहयोग से की गई थी। भद्रावती यानी विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात संयंत्र कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिला में स्थित है। बोकारो इस्पात संयंत्र झारखंड के बोकारो में स्थित है। इसकी स्थापना भी सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। इस संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से की गई थी। आइए नेक्स्ट है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है। कौन सा युग में जो है सम्मिलित नहीं है, दिया है रामागुंडम, रामागुंडम तेलंगाना में। ठीक है, तो ये जो है क्या है, बिल्कुल सही है, रामागुंडम तेलंगाना में। कोरडी, कोरडी जो दिया है महाराष्ट्र में, ये भी सही है। बरौनी दिया है झारखंड में, तो ये गलत है। बरौनी जो है बिहार में है। ठीक है, कहाँ है, तो बिहार में है, और यही जो है गलत है, तो सम्मिलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी पिनकी दिया है, सॉरी पनकी दिया है, पनकी जो है उत्तर प्रदेश में है, पनकी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आइए इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। बरौनी ताप विद्युत केंद्र बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। इस स्टेशन की आधारशिला 26 जनवरी 1960 को बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर कृष्ण सिंह द्वारा रखी गई थी। 15 दिसंबर 2018 को इसे बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को सौंप दिया गया है। और रामागुंडम, रामागुंडम तेलंगाना में, और कोरडी महाराष्ट्र में, और पनकी जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। पनकी उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुद्रा के कार्य को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है। मुद्रा के कार्य को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है, तो दिया है मूल्य का संचय और लेखा की इकाई। मूल्य की संचय और लेखा की इकाई सही है। मूल्य का संचय और एक वस्तु गलत है। विनिमय के माध्यम और वस्तु, ये भी गलत है, यानी डी है विनिमय के माध्यम और मूल्य का मापक, तो ये भी सही है। तो 1 और 4 सही है इसका, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिख भी रहा है,
तो आप लोग को ज़्यादा दिमाग पे जोर भी देने का ज़रूरत नहीं पड़ा होगा। आइए देखते हैं। मुद्रा मनी के प्राथमिक कार्यों में विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक लेखा की इकाई शामिल है, जबकि मूल्य का संचय इसका गौण कार्य है। मुद्रा स्वयं में उपभोग की वस्तु नहीं बल्कि मूल्य हस्तांतरण का साधन है। ठीक है, अब आइए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आंसर थोड़ा छिपाने का कोशिश करेंगे। इको मार्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, पहला दिया है इसे 1991 ईस्वी में शुरू किया गया था। 1991 ईस्वी में शुरू किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। इसे भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था, तो ये भी सही है। ठीक है, यह दर्शाता है कि उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल है, तो ये भी सही है। इसमें मिट्टी के प्लेट का चिन्ह होता है, इसमें जो है मिट्टी के प्लेट का चिन्ह होता दिया है। ठीक है, तो ये जो है गलत है, प्लेट का चिन्ह नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। मिट्टी का घड़ा का चिन्ह होता है, मिट्टी का घड़ा का चिन्ह होता है, तो यही गलत है। तो डी ऑप्शन जो है आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी इसका डिटेल देखते हैं। इको मार्क पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के लिए 1991 से दिया जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह मिट्टी का घड़ा है, न कि मिट्टी का प्लेट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसे ध्यान रखेंगे, इसे जो है द्वारा BIS द्वारा जो है प्रशासित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2019 के अनुसार देश में सर्वोत्तम निष्पादक राज्य किसे माना जाता है। देश में सर्वोत्तम निष्पादक राज्य किसे माना जाता है। ठीक है, स्टार्टअप रैंकिंग के अनुसार 2019 में, तो इसका आंसर गुजरात हो जाएगा। ठीक है, 15 का क्या हो जाएगा, तो गुजरात हो जाएगा। आइए इसका डिटेल देखते हैं हम लोग। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2019 में गुजरात को लगातार दूसरी बार सर्वोत्तम निष्पादक राज्य घोषित किया गया है। और 2025 में, याद रखिएगा, 2025 में स्टार्टअप इंडिया के तहत गुजरात और कर्नाटक शीर्ष पायदान पे। तो ध्यान रखिएगा 2019 में जो है गुजरात जो है पहली और दूसरी बार जो है रैंकिंग पे फर्स्ट था, लेकिन 2025 में जो है गुजरात और कर्नाटक राज्य जो है शीर्ष पे है, तो इसको याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पूरा अप टू डेट बुक है, इसको पढ़ने से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है दोस्तों। आप 2025 का जो लेटेस्ट करंट है वो भी दे दिया है, आप देख ही रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। सरकार की खाद्यान्नों की वसूली अनुरक्षण लागत बढ़ाने का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है। तो 16 का कारण नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। हम लोग सिर्फ आंसर देखते चलेंगे, ज़्यादा पढ़ने से वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। तो खाद्यान्नों के आयात में वृद्धि जो है ये नहीं है। बाकी जो है उसको देखते हैं। न्यूनतम समर्थित कीमतों को बढ़ाना, FCI की बढ़ती परिवहन लागत, FCI की बढ़ती भंडारण लागत। आइए इसका डिटेल देखते हैं। तो सरकार की खाद्यान्न वसूली लागत में वृद्धि के कारण न्यूनतम समर्थित कीमतों यानी MSP में बढ़ोतरी और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI की परिचालन लागतें हैं। दुर्लभ परिस्थितियों जैसे फसल खराब होने में ही बहुत कम मात्रा में आयात किया जाता है, जिसका FCI की वार्षिक औसत आर्थिक लागत पर कोई अस्थायी या बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला कथन है, सरकार ने 2024 ईस्वी में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म की वर्षगांठ मनाने का निश्चय किया था। तो ये बिल्कुल सही है। 2024 में सरकार ने बिरसा मुंडा जन्म का जो है वर्षगांठ मनाने का निश्चय किया था। वर्ष 2025 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म के 125वीं वर्षगांठ थी। तो ये भी सही है। 2025 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म के 125वीं वर्षगांठ थी। तो ये भी क्या है, सही है। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा का संघर्ष न्याय और सत्य की खोज के लिए था। तो ये भी सही है, यानी डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसका भी डिटेल देख लिया जाए।
यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 को हुआ था। तो पहले तो ये डेट याद रखिए, 15 नवंबर 1875 को। अतः वर्ष 2025 में उनकी 125वीं जयंती या जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाई गई है, 125वीं जयंती। उनके संघर्ष का मूल आधार जल, जंगल, जमीन और सामाजिक न्याय था। बिरसा मुंडा को उनके अनुयायी धरती आबा, तो ये भी याद रखिएगा, धरती आबा जगत पिता मानते थे। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने ही किया था। यह विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र वर्तमान झारखंड में हुआ था, जिसे उलगुलान या महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों का जो है अध्ययन करना है और इसको बताना है और सही उत्तर का को जो है बताना है। ठीक है, दिया है बहु इकाई सरकारी समिति अधिनियम को लागू होने का वर्ष 1942 था। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है सही है। दूसरा है राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 1963 में स्थापित किया गया था। तो दूसरा का जो है आपका ये भी सही है। नाबार्ड अधिनियम को 1985 में लागू किया गया था, तो ये गलत है। ठीक है, अधिनियम कब का था? तो नाबार्ड का अधिनियम था आपको 1981 का अधिनियम था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1981 का अधिनियम था और लागू 1982 में जो है इसका स्थापना किया गया था। 12 जुलाई 1982 में इसका स्थापना किया गया था। तो आइए इसका हम लोग डिटेल देखेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही हो जाएगा? तो सी ऑप्शन सही है। ठीक है, डिटेल है आपका बहु इकाई सरकारी समिति अधिनियम सर्वप्रथम 1942 ईस्वी में लागू किया गया था। तो ध्यान रखेंगे बहु इकाई सहकारी समिति अधिनियम सर्वप्रथम 1942 ईस्वी में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य एक से अधिक राज्यों में कार्यरत समितियों को विनियमित करना था। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना संसद के एक अधिनियम के तहत मार्च 1963 में की गई थी। नाबार्ड अधिनियम 1981 ईस्वी में जो है पारित हुआ था। तो ध्यान रखिएगा 1981 में पारित हुआ था और इसका स्थापना 12 जुलाई 1982 में सी रमन समिति की सिफारिश पे की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस प्रसिद्ध कवि और लेखक को भारत का राष्ट्रीय कवि कहा जाता है? तो ये हो जाएंगे आपको रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। ठीक है, बिहार के जो है रामधारी सिंह दिनकर। बिहार के बेगूसराय यानी सिमरिया के जन्मे रामधारी सिंह दिनकर भारत का राष्ट्र कवि कहा जाता है। उनका प्रसिद्ध कृतियाँ कुरुक्षेत्र और रसमिर्थी शामिल है। दिनकर जी को उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मैथिली कवि विद्यापति श्रृंगार रस के कवि थे। विद्यापति जो है श्रृंगार रस के कवि थे, जबकि फणीश्वर नाथ रेणु मैली आंचल के लिए जो है इनको आंचलिक कथाकार के रूप में प्रसिद्धि मिली है। आंचलिक के कथाकार के रूप में प्रसिद्धि मिली है फणीश्वर नाथ को। और भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, जिन्होंने विदेशिया जैसे प्रसिद्ध नाटकों की रचना की थी। तो आइए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी आंसर दिख जा रहा है आपको। डी गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में किस खिलाड़ी को हराकर जीत दर्ज की थी? तो डी गुकेश ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में किस खिलाड़ी को हराकर जीत दर्ज किए थे? तो डिंग लीरेन। ठीक है, ये चाइनीज़ खिलाड़ी हैं। डिंग लीरेन को हराकर जो है विश्व शतरंज चैंपियनशिप जो है जीत लिया था डी गुकेश। तो इनको याद रखेंगे, डिंग लीरेन चीन के जो है खिलाड़ी हैं। ठीक है, आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। तो सिंगापुर में आयोजित हुआ था विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में भारत के 18 वर्षीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने चीन के डिंग लीरेन को हराकर इतिहास रच दिया। इस जीत के साथ ही डी गुकेश विश्व शतरंज चैंपियन बनने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी
और दूसरे भारतीय बन गए थे, दूसरे भारतीय बन गए थे, तो ये भी याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 21 नंबर प्रश्न है, भारत में वर्ष 2025 की डेटा गोपनीयता दिवस की थीम क्या रखी गई है? डेटा गोपनीयता दिवस की थीम 2025 में क्या रखी गई है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एआई के युग में गोपनीयता। आइए इसका डिटेल देखते हैं। तो डेटा गोपनीयता दिवस प्रत्येक वर्ष जो है, पहले तो ध्यान रखिएगा, 28 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2025 के लिए इसकी वैश्विक थीम एआई युग में गोपनीयता है, ठीक है, निर्धारित की गई है। यह दिवस यूरोप की परिषद द्वारा हस्ताक्षरित कन्वेंशन 108 की याद में मनाया जाता है। भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कानूनी कदम है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, 1 फरवरी 2025 को बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली के उड़ान परीक्षण कहाँ किए गए थे? 1 फरवरी 2025 को बहुत कम दूरी के वायु रक्षा प्रणाली, ठीक है, कि उड़ान परीक्षण कहाँ किया गया था? तो चांदीपुर इसका आंसर हो जाएगा, चांदीपुर। 22 का चांदीपुर आंसर हो जाएगा। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। तो डीआरडीओ ने 1 फरवरी 2025 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, यानी VSHORADS का नाम है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया। यह एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे कम दूरी के हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर, दिसंबर 2024 में किसे फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी फ्रेंकोइस बावरू को जो है फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और इमैनुअल मैक्रों क्या है? तो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। आइए इसका डिटेल पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं, देखें यहाँ पे आप दिया है। इमैनुअल मैक्रों ने दिसंबर 2024 में अनुभवी राजनेता फ्रेंकोइस बावरू को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। बावरू की नियुक्ति मिशेल बार्नियर की सरकार के अविश्वास प्रस्ताव के कारण या गिरने के बाद की गई है। फ्रेंकोइस बावरू डेमोक्रेटिक मूवमेंट पार्टी के नेता हैं, ध्यान रखेंगे, डेमोक्रेटिक मूवमेंट पार्टी के क्या है? नेता हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वर्ष 2024, इसका आंसर आपको दिख गया तो आप आइए इसको पढ़ ही देते हैं। वर्ष 2024 का विश्व शतरंज चैंपियनशिप का फाइनल 25 नवंबर से 13 दिसंबर तक में आयोजित किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है? तो सिंगापुर में किया गया है। आइए इसका डिटेल हम लोग देख लेते हैं। तो वर्ष 2024 की FIDE वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का आयोजन 25 नवंबर से 13 दिसंबर तक सिंगापुर के रिजॉर्ट्स वर्ल्ड सेंटोस में किया गया था। यह पहली बार था जब सिंगापुर ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप का फाइनल की मेजबानी की थी, जिसमें भारत के डी गुकेश और चीन के डिंग लिरेन के बीच ये मुकाबला हुआ था। तो डी गुकेश और चीन के डिंग लिरेन से जो है 2 क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार में वो आपको पूछा था और वो मुकाबला कहाँ खेला गया था, तो दोनों क्वेश्चन पूछ लिए, तो याद रखिएगा सिंगापुर में, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नगर निकाय चुनाव के लिए मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो अपना बिहार है, ठीक है, अपना बिहार। आइए डिटेल देख लेते हैं। बिहार नगर निकाय चुनाव जून 2025 में मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने CDAC के सहयोग से विकसित SECBHR ऐप के माध्यम से विभिन्न जिलों के निकायों में यह पायलट प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक लागू किया, ठीक है। 26 का देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा 52 समर्पित निगरानी उपग्रहों के प्रक्षेपण हेतु निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम को तीव्र गति दिया जा रहा है? तो
अंतरिक्ष आधारित निगरानी 2, ध्यान रखेंगे अंतरिक्ष आधारित निगरानी 2। इसका डिटेल देखते हैं तो केंद्र सरकार ने हिंद महासागर क्षेत्र और सीमाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए अंतरिक्ष आधारित निगरानी 2 कार्यक्रम को तीव्र कर दिया है। इस मिशन के तहत 52 समर्पित उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, जो 3 सेनाओं के लिए खुफिया जानकारी और निगरानी को मजबूत करेगा। आइए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर दिख जा रहा है आपको, नहीं देखने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। प्राचीन परंपराओं और आधुनिक स्वस्थ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए आध्यात्मिक और कल्याण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा डी, उज्जैन मध्य प्रदेश, ठीक है। कहाँ हो जाएगा? तो उज्जैन हो जाएगा और मध्य प्रदेश हो जाएगा। आइए नेक्स्ट इसका हम लोग डिटेल देखते हैं। तो प्राचीन परंपराओं और आधुनिक स्वस्थ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए आध्यात्मिक और कल्याण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन उज्जैन मध्य प्रदेश में किया गया था। यह आयोजन 5 जून 2025 को हुआ था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर है। 71वें राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 71वें राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह के बारे में, ठीक है, विचार करना है। और ये बढ़िया क्वेश्चन है। विषय था मानव वन्यजीव सह अस्तित्व। तो विषय क्या था? मानव वन्यजीव सह अस्तित्व। तो ये ऑप्शन जो है सही है। सेकेंड ऑप्शन है मुख्य कार्यक्रम उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किया गया था। तो ये गलत है, ठीक है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 ही सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका डिटेल देखते हैं। तो 71वें राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह, ठीक है, का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2025 को नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर राजस्थान में हुआ था। 71वें राष्ट्रीय वन्यजीव सप्ताह का मुख्य विषय क्या था? तो मानव वन्यजीव सह अस्तित्व, ठीक है, रखा गया था। इसके अलावा दूसरे विषय के रूप में सेवा पर्व भी मनाया गया था। सेवा पर्व मनाया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। निष्कर्ष है प्रकाश की चाल इस माध्यम में निर्वात की तुलना में 1.5 गुनी धीमी है, ठीक है, धीमी है। तो आपका जो है क्या हो जाएगा आंसर? तो दिया है आपका धीमी है। उसके बाद सेकेंड दिया है माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश 1.5 डिग्री मुड़ता है। माध्यम 1.5 गुना अधिक प्रकाश अवशोषित करता है, ठीक है। तो पहला इसका सिर्फ सही है, दूसरा जो है गलत है, तीसरा भी गलत है, यानी ये इसका जो है ऑप्शन सही है। आइए डिटेल इसका देखते हैं, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। अपवर्तनांक का सूत्र होता है n बराबर c/v होता है, जहाँ जो c जो है निर्वात में प्रकाश की चाल और v जो है माध्यम में प्रकाश की चाल है। यदि n 1.5 है, ठीक है, तो माध्यम में प्रकाश का चाल निर्वात की तुलना में 1.5 गुना कम या धीमा हो जाता है। 1.5 गुना कम या धीमी हो जाती है। निष्कर्ष 1 को सिद्ध करता है कि निष्कर्ष 2 गलत है, क्योंकि अपवर्तनांक प्रकाश के मुड़ने का कोण का सीधा मान नहीं है, बल्कि वेगों का अनुपात है। निष्कर्ष 3 का अपवर्तनांक से कोई सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि प्रकाश का अवशोषण माध्यम के गुणों पर निर्भर करता है, अपवर्तनांक पे नहीं निर्भर करता है। तो ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं, ठीक है। एक पत्थर के छोटे टुकड़ों को एक धागे के टुकड़े के एक सिरे पर बांधो तथा धागे का दूसरा सिरा पकड़कर इसे वृत्ताकार पथ पर घुमाओ। अब धागे को छोड़ दो, तब आगे क्या होगा? ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पत्थर का टुकड़ा सीधा रेखा में वृत्त के स्पर्शी रेखा पर गमन करेगा, ठीक है। तो आइए इसका डिटेल देखते हैं। तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो उसकी दिशा प्रत्येक बिंदु पर वृत्त की स्पर्श रेखा की ओर होती है।
धागा छोड़ने पर केंद्र की ओर लगने वाला अभिकेंद्र बल, ठीक है, समाप्त हो जाता है, जिससे वस्तु जड़त्व के कारण अपनी तत्कालिक दिशा में गति करती है। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, एक कार शून्य प्रारंभिक वेग से शुरू होती है और 2 मीटर प्रति सेकेंड से समान त्वरण से 5 सेकेंड तक चलती है। ठीक है। तो कथन दिया है पहला, कार का अंतिम एक वेग जो है 10 मीटर प्रति सेकेंड होगा। फिर सेकेंड ऑप्शन है, इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी 25 मीटर होगा। तो दोनों ऑप्शन जो है आपको सही है। ठीक है। तो आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दोनों सही है, दोनों कथन 1 और 2 दोनों सही है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। हम जानते हैं कि v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ u क्या है तो प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, और ये क्या है तो त्वरण है, और t क्या है तो समय है। अतः v बराबर 0 प्लस 2 गुने 5 यहाँ पे दिया हुआ है आपको, यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड। अतः कथन 1 सही है। पुनः हम जानते हैं कि s बराबर u2 प्लस 1/2 a2 स्क्वायर, जहाँ s क्या है तो दूरी है। तो इस फार्मूला पे रख देने के बाद आपको जो है यहाँ पे 25 मीटर निकल करके आ जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो कथन 2 भी सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। अभिकथन दिया है और कारण दिया है। तो अभिकथन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। कारण आर है, राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में सीमित अधिकार है, सीमित अधिकार है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। दोनों ए और आर सत्य हैं, आर ए का सही व्याख्या की गई है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। सॉरी, इसका डिटेल देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। संविधान निर्माताओं ने धन विधेयक का संबंध में राज्यसभा को बहुत सीमित अधिकार दिया है। राज्यसभा धन विधेयक को आविष्कार या संशोधित नहीं कर सकता है, केवल 14 दिनों तक देरी कर सकता है। यदि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों से अधिक अपने पास रखता है तो भी विधेयक दोनों सदन द्वारा पारित मान लिया जाता है। अतः सही उत्तर जो है विकल्प ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। सत्ता के साझेदारी पर निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड को उत्तर चुनिए। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए एक अच्छी है। ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। यह सामाजिक समूह और राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष की संभावनाओं को कम करने में मदद करती है। तो ये भी सही है। और इसमें क्या बताना है, इनमें से कौन सा कथन असत्य और कौन सा कथन सत्य और कौन सा जो है असत्य है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछने का ढंग भी थोड़ा सा जो है चेंज हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपको बी, ए और बी दोनों सत्य है। ए और बी क्या है, दोनों सत्य है। तो इसमें से कोई असत्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका डिटेल है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी अनिवार्य रूप से अच्छी मानी जाती है क्योंकि यह विभिन्न सामाजिक समूहों, समुदायों और राजनीतिक दलों के शासन प्रणाली में शामिल होने के अवसर देती है। यह समावेशी प्रक्रिया सामाजिक और जातीय संघर्षों की संभावनाओं को कम करती है, जिससे राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है। अतः जो है कपन ए और बी दोनों क्या है, सत्य हैं। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनिए। कथन है आपका, भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। तो ये जो है बिल्कुल सही है। संविधान में नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने का आज़ादी नहीं है। तो ये गलत है। ठीक है, आज़ादी है। संविधान में जो है नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने संविधान में नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी नहीं है दिया है। ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल कथन 1 सत्य है, दूसरा क्या है, गलत है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
तो आइए इसका हम लोग डिटेल देख लेते हैं। भारतीय संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में परिभाषित करता है, जिसका अर्थ है कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और वह सभी धर्मों के प्रति तटस्थता का भाव रखता है। कथन 1 सत्य है बनता है, इसके विपरीत कथन 2 पूरी तरह असत्य है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 सभी नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का मौलिक अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलाना है। ठीक है, तो आंसर आप लोग को दिख गया। आइए देखते हैं संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो आपका हो जाएगा आपका 1992। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992 हो जाएगा। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997 हो जाएगा। और अंत्योदय अन्न योजना 2000 दिया है, 2000। तो अगर तीसरा भी ऑप्शन देख करके आप इसको मार दीजिएगा तो आपको सही हो जाएगा। ठीक है, तो अंत्योदय अन्न योजना यानी पहला का जो है ए सही है, तो पहला का ए 2 में दिया हुआ है, तो इसमें भी आप कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है आपका 1 का सी हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सी 1 का सी ही दिया है। भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जून 1992 के पिछड़े क्षेत्रों के लिए शुरू किया गया है। इसके बाद जून 1997 में गरीबों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई है। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत दिसंबर 2000 में सबसे गरीब परिवार को अत्यधिक रियायतों दर पर अनाज उपलब्ध कराने का उद्देश्य किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने, बच्चों को प्रतिधारण और उनके पोषण स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा कौन सी योजना क्रियान्वित की जा रही है? तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा डी, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। तो कक्षा की उपस्थिति बढ़ाने और बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हेतु 15 अगस्त 1995 को केंद्र प्रायोजित मिड डे मील यानी पीएम पोषण योजना शुरू की गई थी। इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिकरण के साथ साथ कुपोषण को दूर करना और स्कूलों में बच्चों के प्रतिधारण को बढ़ाना है। मिड डे मील योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण शक्ति निर्माण कर दिया गया है। ध्यान रखेंगे, तो मिड डे मील का नाम क्या बदल दिया गया है? तो पीएम पोषण शक्ति निर्माण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर, BM-4 एक छोटा मिसाइल है जिसे किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। तो BM-04 या BM-04 एक स्वदेशी रूप से विकसित कम दूरी वाला बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा तैयार किया गया है। यह मिसाइल सामरिक रक्षा अनुप्रयोगों के लिए सटीक मार्ग क्षमता और उच्च गतिशील प्रदान करने हेतु डिजाइन की गई है। DRDO भारत के एकीकृत निर्देश मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत सभी महत्वपूर्ण मिसाइल प्रणालियों को अनुसंधान और डिजाइन का कार्य करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट वर्ष के तहत 2026 में चालू होने वाला भारत के पहले समर्पित परमाणु पनडुब्बी अड्डे का नाम क्या है? तो इसका नाम आपको जो है INS वर्षा है। ध्यान रखेंगे, प्रोजेक्ट वर्षा के तहत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इसका डिटेल। प्रोजेक्ट वर्षा के तहत भारत की पूर्वी तट पर विशाखापट्टनम के पास रामबिल्ली में INS वर्षा नामक एक रणनीतिक परमाणु पनडुब्बी अड्डा विकसित किया जा रहा है। यह समर्पित नौसैनिक बेस 2026 तक चालू होने की उम्मीद है, जहां परमाणु पनडुब्बियों को सुरक्षित भूमिगत पेन और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। INS चक्र भारत द्वारा पट्टे पर ली गई एक रूसी परमाणु पनडुब्बी का नाम है, जबकि INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत है। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है, कृषि
वोल्टिक परियोजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य है? कृषि वोल्टिक परियोजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कृषि वोल्टिक परियोजना अपनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। आइए इसका डिटेल देखते हैं। तो मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश एक ऐसा पहला राज्य बना जिसे केंद्र सरकार वित्त मंत्रालय और कृषि वोल्टिक परियोजना के प्रदर्शन के लिए आधिकारिक मंजूरी मिली है। एशियाई विकास बैंक एडीबी से इस विशिष्ट परियोजना के लिए वित्तीय सहायता लगभग 4.15 करोड़ रुपया प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? तो ये आसान क्वेश्चन था, एडम स्मिथ हैं। इसका डिटेल देख सकते हैं यहाँ पे। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ द्वारा वर्ष 1776 में लिखित पुस्तक में पूर्ण नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। इस पुस्तक में उन्होंने अदृश्य हाथ के सिद्धांत और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का समर्थन किया है। इन्होंने अपनी कृति द वेल्थ ऑफ नेशंस में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का व्याख्या किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 41 नंबर। निम्नलिखित में से किसे बीच में कमरों वाली आणविक संरचना बनाने के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, जिनमें वांछित गैसों का रसायनों का संग्रहित किया जा सकता है? तो 41 का आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुर्भुई यागी जो है ये आंसर हो जाएगा। बाकी जो है रिचार्ड रॉबसन, सुसमु कितागावा, ओमर एम याधी, ठीक है, ये लोग जो है आपको क्या थे? तो ये लोग जो है आपको रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार इनको मिल गया है। बाकी जो नहीं मिला है मुर्भुई यागी को। तो 41 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए इसका डिटेल देखते हैं। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2025 का रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार सुसुमु कितागावा जापान के हैं, रिचार्ड रॉबसन ऑस्ट्रेलिया के हैं और ओमर एम याधी यूएसए को मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए प्रदान किया गया। ध्यान रखेंगे, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के विकास के लिए प्रदान किया गया है। 42 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। दिसंबर 2025 में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? और ये लेटेस्ट प्रश्न पूछा दिया गया था लेटेस्ट करेंट से। अब बहुत लोग इसके आंसर गलत किए थे, ठीक है, तो इसके आंसर ध्यान रखेंगे राजकुमार गोयल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिसंबर 2025 के वरिष्ठ ISS अधिकारी राजकुमार गोयल को भारत का नया मुख्य जो है सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। उन्होंने हीरालाल समरिया का स्थान लिया। इस पद पर सेवा दे रहे थे। मुख्य सूचना आयुक्त केंद्रीय सूचना आयोग का प्रमुख होता है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 205 को प्रावधानों को लागू करने के लिए जिम्मेदारी सर्वोच्च निकाय का है। नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर। 5 दिसंबर 2025 को पटना में सरस मेला किसको प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया गया था? तो सरस मेला ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया था, ठीक है। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। तो 5 दिसंबर 2025 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित सरस मेला मुख्य रूप से ग्रामीण उद्यमिता और स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए था। यह मेला ग्रामीण विकास मंत्रालय और बिहार सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रामीण कारीगरों और उद्यमियों को अपने उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार उपलब्ध कराना था, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे दिया है अभिकथन और कारण दिया है। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 H2O एवं खनिज लवण आवश्यक कच्चे पदार्थ हैं, ठीक है। पोषक तत्व प्रकाश संश्लेषण के ऊर्जा स्रोत की तरह ही कार्य करता है, तो ये आपको जो है गलत है, ठीक है। तो आइए इसका 44 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये सही है और आर गलत है। इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। तो अभिकथन ये सत्य है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है,
यानी फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जल, H2O, खनिज लवण, आवश्यक कच्चे माल, इन पदार्थों का उपयोग करके पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा से ग्लूकोज का निर्माण करता है। कारण आर असत्य है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है, न कि पोषक तत्व। पोषक तत्व पौधों की वृद्धि और विभिन्न उपचारिक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, लेकिन वे सीधे ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य नहीं करते। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर। महात्मा गांधी को चंपारण लाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? तो राजकुमार शुक्ल थे। ठीक है, यहाँ पे डिटेल देख लेंगे, ये लगभग सबको आता है तो इसको छोड़ते हैं। उत्तर मास आंतरिक, ठीक है, उत्तर मास आंतरिक केप ऑफ गुड होप को किसने खोज निकाला था? तो ये भी सबको आता होगा, बर्थोलोम्यू डियाज था। यहाँ पे डिटेल पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, आपको PDF भी मिल जाएगा। आइए, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। अलवर एवं नायर भक्त किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो अलवर एवं नायर भक्त किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो तमिलनाडु क्षेत्र से संबंधित थे। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लें इसको, इसका डिटेल। अलवर और नायर भक्त मध्यकालीन दक्षिण भारत के विशेषकर तमिलनाडु क्षेत्र से संबंधित थे। अलवर संत जो है भगवान विष्णु के भक्त थे, जिनकी संख्या क्या थी? तो 12 थी। अलवर संतों की संख्या क्या थी? 12 थी। ठीक है, जैसे नम्मा लावर और पेरिया लावर। जबकि नैनार संत जो है भगवान शिव के भक्त थे, जिनकी संख्या कितनी थी? तो 63 थी। तो अलवर संत की संख्या 12 थी, जो विष्णु के भक्त थे, और भगवान शिव के भक्त की संख्या कितनी थी? 63 थी। जैसे अपार या सुदरार भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है 7 से 8वीं शताब्दी के दक्षिण भारत, तमिलनाडु और केरल में हुई थी, और इसका नेतृत्व मुख्य रूप से अलवर यानी विष्णु भक्त और नयनार शिव भक्त दोनों संतों ने ही किया था, तो याद रखिएगा। ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 48 नंबर प्रश्न है, भारत में तर्कशास्त्र के अग्रिम न्याय सूत्र की रचना किसने की थी? तो गौतम ने किया था। ठीक है, गौतम इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। तो भारत में तर्कशास्त्र के अग्रिम न्याय दर्शन या न्याय सूत्र का रचना महर्षि गौतम ने किया था। न्याय दर्शन भारतीय दर्शन के 6 आस्तिक दर्शन है, या षड दर्शन इसको बोला जाता है। 6 आस्तिक दर्शन को षड दर्शन में से एक है। सभी 6 दर्शन और उनके प्रणेताओं की सूची दी गई है। संख्या जो दर्शन कौन है? तो महर्षि कपिल है। योग दर्शन महर्षि पतंजलि है। न्याय दर्शन महर्षि गौतम है। वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद है। पूर्व मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी है। उत्तर मीमांसा दर्शन महर्षि बादनारायण है। 49 का देखते हैं। ठीक है, तो जनजातीय विद्रोह दिया हुआ है, कॉलम 2 और वर्ष दिया हुआ है, तो इसको जो है आपको लगाने के लिए तो भी जो है क्वेश्चन आसान है। ठीक है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855 में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 में। और भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो ये थोड़ा कठिन है, 1832 में। और खांसी विद्रोह कब हुआ है? तो खांसी विद्रोह कब हुआ है? तो ये 1829 में। और कोल विद्रोह 1831 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ भी है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 50 नंबर। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल किस लिपि में है? तो ब्राह्मी लिपि में है। ब्राह्मी लिपि में ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है तेलंगाना में कृषक विद्रोह कब हुआ था? तेलंगाना में जो है कृषक विद्रोह कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। 1946 में। इसका डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। तेलंगाना किसान आंदोलन जुलाई 1946 में कम्युनिस्टों के नेतृत्व में हैदराबाद रियासत में शुरू हुआ था। यह विद्रोह स्थानीय जमींदारों के शोषण और बेटी जबरन श्रम प्रथा के विरुद्ध एक शस्त्र संघर्ष था। इस आंदोलन का मुख्य नारा खेती योग्य भूमि जोतने वाले की हो रखा गया था। यह किसान आंदोलन स्वतंत्रता के बाद 1951 ईस्वी तक चलता रहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो निम्नलिखित में से कौन सा किसान विद्रोह बिहार के पूर्णिया जिला में तक फैला था? तो सन्यासी विद्रोह फैला था। ठीक है, तो इसके आंसर सन्यासी विद्रोह हो जाएगा। और डेट याद रखिएगा 1763 से 1800, ये आनंद मठ से लिया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है आनंद उपन्यास के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1999 में कारगिल युद्ध में अपनी वीरता के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत कौन सा वीरता पुरस्कार प्रदान की गई थी? तो परमवीर चक्र इनको दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे इनके बारे में डिटेल आपको दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2025 की मुद्रा विनिमय दर के आधार पर भारतीय रुपये के मूल्य से तुलना करते हुए निम्नलिखित मुद्राओं को अवरोही यानी बड़ा से छोटा, याद रखिएगा, में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो 54 का आपको जो है आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। पहले जो है ब्रिटिश पाउंड, उसके बाद जो है यूरो, उसके बाद जो है यूएस डॉलर आ जाएगा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया डॉलर आ जाएगा, लास्ट में ऑस्ट्रेलिया डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूलतः किससे संबंधित है? वर्कबुक जो है मूलतः किससे संबंधित है? तो एमएस एक्सेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो एमएस एक्सेल से संबंधित है वर्कबुक। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। तो एमएस एक्सेल में वर्कबुक एक फाइल को कहा जाता है जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है और यह कई वर्कशीट्स के समूह होते हैं। एक वर्कबुक के अंदर यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार कई शीट जोड़ सकता है जिसका मूल्य उपयोग गणितीय गणना और डेटा विश्लेषण के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार का कौन सा विभाग जल जीवन हरियाली अभियान को लागू कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ग्रामीण विकास विभाग। ग्रामीण विकास विभाग। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल आप लोग देख लेंगे। बाकी जो है 57 का है अनुच्छेद और एक तरफ आपातकाल दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 352, तो अनुच्छेद 352 तो ये हो जाएगा आपको राष्ट्रीय आपातकाल। और अनुच्छेद 356 आपको राष्ट्रपति शासन होता है। और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। यानी ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ए का 1 और बी का 3। ए का 1, बी का 3, सी का 2, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकों को मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा कर दिया गया था। ठीक है, ये भी आसान क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 59 नंबर। निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला था? तो संजय मल्होत्रा थे। संजय मल्होत्रा, ध्यान रखेंगे 2024 में भारतीय रिजर्व बैंकों की 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार 2024 संजय मल्होत्रा थे। ठीक है, 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया था। 11 दिसंबर 2024 को इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था और उन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया था जिनका कार्यकाल 10 दिसंबर 2024 को समाप्त हुआ था। संजय मल्होत्रा की नियुक्ति अगले 3 वर्ष के लिए होगी। तो 3 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति हुई है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाला मोदी कार्यक्रम किस देश में आयोजित किया गया था? तो हाला मोदी कार्यक्रम किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर बी हो जाएगा कुवैत। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर है आपको कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जिसे यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है, कहाँ स्थित है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान? तो ये है आपको छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट देखते हैं किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 23 अगस्त, सबको पता है। ठीक है, चंद्रयान तीसरा जो है 23 अगस्त को लैंड किया था चंद्रमा पे।
दक्षिणी ध्रुव पे। तो आप लोग इसको देखते हुए आगे निकलते हैं हम लोग। रामधारी सिंह दिनकर को निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा रामधारी सिंह दिनकर को किस साहित्यिक की पुस्तक के लिए जो है प्राप्त। रामधारी सिंह दिनकर से जो है 2 प्रश्न आपको दरोगा का पहला ही सेट में देखने को मिला है। तो संस्कृत के 4 अध्याय के लिए मिला था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया है 1959 में जो इनको मिला था संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 64 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार युद्ध के समय दिया जाता है? तो युद्ध के समय जो है ये आपको 1, 3, 4 हो जाएगा, यानी महावीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र। वीर चक्र नहीं दिया जाता है, ये परमवीर चक्र दिया जाता है युद्ध के समय। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित जयमंडल आरक्षित क्षेत्र का उचित मिलान कीजिए। उचित जो है मिलान करना है इसका, तो 65 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, शेषाचलम जो है इसका आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, और पंचमढ़ी हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में, पंचमढ़ी हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में, और अचानक मार हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। 66 नंबर प्रश्न देखते हैं, पटना उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्ति न्यायाधीश विधि व्यवसाय कर सकता है? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय और अन्य हाई कोर्ट में। ठीक है, उच्चतम न्यायालय और अन्य हाई कोर्ट में काम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जीवाणु और कवक की कोशिका भित्ति क्रमशः किससे बनी होती है? जीवाणु और कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? 67 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पेप्टी डोगलाइकन और काइटिन की बनी होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जरवा जनजाति कहाँ निवास करती है? जरवा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जीव मृत अवशोषी को तरल पदार्थ विघटित करता है? 69, तो 69 का हो जाएगा बी, अवघटक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों की वित्तीय समावेशन के लिए कौन सी योजना लाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जनधन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकमात्र खिलाड़ी जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था तो कौन था? तो सचिन तेंदुलकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघीय सरकार की एक विशिष्टता नहीं है, संघीय सरकार की एक विशिष्टता जो है नहीं है, तो इसका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। इसमें सरकार का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ये जो है संघीय सरकार की विशिष्टता नहीं है, ध्यान रखेंगे। इसमें सरकार की प्रमुख जो है राष्ट्रपति होता है, ये विशिष्टता नहीं है। इसका डिटेल हम लोग देखते हैं। तो संघीय शासन प्रणाली की अनिवार्य विशेषताओं में लिखित संविधान, दोहरी शासन व्यवस्था और केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन शामिल होता है। सरकार के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का होना अनिवार्य है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का लक्षण है, जिसे जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में देखा जाता है। भारत जैसे संघीय देशों में संसदीय प्रणाली होने के कारण सरकार का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, न कि राष्ट्रपति होता है। 73 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष को भारत और फ्रांस ने ईयर ऑफ इनोवेशन घोषित किया था? तो बी ऑप्शन 2026 को। यहाँ पे इसका डिटेल भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, 2026 को घोषित किया गया है। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, तो ये बिल्कुल सही है। संसद दोनों सदनों और राष्ट्रपति के मिलने से बनता है, ये भी सही है, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
सेरेंडीपिटी कला महोत्सव, सेरेंडीपिटी कला महोत्सव के बारे में दिया है। सेरेंडीपिटी कला महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, कहाँ पे? तो गोवा में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लीजिए कि सेरेंडीपिटी कला महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष गोवा की राजधानी पणजी के मांडवी नदी के तट पर किया जाता है। यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और बहुविषयक कला उत्सव है जो दृश्य कला, प्रदर्शन कला, शिल्प कला और पाक कला जैसे विविध क्षेत्रों को एक साझा मंच प्रदान करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन है, मार्को प्रोग्रामिंग में मार्को क्या है? मार्को क्या है? तो मार्को जो है निर्देशों का एक समूह जिसे एक नाम से बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को निम्न में से कौन परिभाषित करता है? तो 77 का होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को निम्न में से कौन परिभाषित करता है दिया है। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी, जहां एक बड़ा देश अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए शक्तियों में राज्यों और केंद्र सरकार के बीच बांटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78 नंबर, निम्नलिखित में से कौन फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो 78 का हो जाएगा आपको यूबींटू। ठीक है, इसको बोला जाता है उबंटू, उबंटू हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उबंटू। आइए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखते हैं आपको, निम्नलिखित का उचित मिलान कीजिए। उचित मिलान आपको जो है करना है। तो रणजी ट्रॉफी, तो रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये है आपको रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, और उसके बाद जो है डूरंड कप, डूरंड कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। आगा खां कप हॉकी से संबंधित है और डेविस कप टेनिस से संबंधित है। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बेकिंग पाउडर का उपयोग किस में नहीं होता है? बेकिंग पाउडर का उपयोग किस में नहीं होता? तो केक बनाने में किया जाता है, ब्रेड बनाने में किया जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में नहीं किया जाता है, बिस्कुट में किया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस में नहीं किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद 81 का जो है निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। तो लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय हो जाएगा। तो 81 का आपको जो है कौन सा आंसर हो जाएगा? तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान में समाजवाद शब्द सामाजिक समानता एवं समन्वय हेतु तथा धर्मनिरपेक्षता शब्द धार्मिक सहिष्णुता हेतु किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तक संवर्धन तकनीकी का उपयोग आमतौर पर किन पौधों के संवर्धन में किया जाता है? तो सजावटी पौधों में किया जाता है उत्तक संवर्धन तकनीकी। ठीक है, किस में किया जाता है? तो सजावटी पौधों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चीनी के मूल्य इतना है, मैथ का क्वेश्चन है। तो मैथ का क्वेश्चन आप जो है बना लीजिएगा, यहाँ से जो है मैथ का क्वेश्चन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।